नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डेटा टाइप्स के प्रैक्टिकल्स को देखा था। डेटा टाइप्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है हमारे टेबल के अंदर, ये सारी चीजें हमने देखा था, कैसे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रिटी कांस्टेंट की। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता क्या है? Integrity constraints are rules defined in a database to maintain data. मेंटेन क्या करना है डेटा में? एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी। मतलब जो डेटा आप स्टोर करवा रहे हो वो एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे और रिलायबल रहे। जैसे मान के चलिए कि आप किसी एक स्कूल का एक टेबल जनरेट कर रहे हो, स्टूडेंट टेबल। अब उसमें अगर हम लोग किसी स्टूडेंट का एज स्टोर करवाते हैं और एज स्टोर करवा दिए 250, मतलब 250 किसी का एज, तो डेटा गलत हो जाएगा ना, ये सही तरीका नहीं होगा। तो कुछ हमको ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा रूल्स लगाना पड़ेगा जिससे कि वो जो एज है उसकी एक लिमिटेशन से एक बाउंडेशन जनरेट हो जाए। मतलब कि 18 से लेकर 30, ना 18 से कम एज स्टोर हो ना 30 से ज्यादा एज स्टोर हो। अब ये बाउंडेशन किसी भी तरीके का किसी भी रेंज में हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रूल लगेगा ना, यही इंटीग्रिटी कांस्टेंट को मेंटेन करेगा। मतलब आपका एक्यूरेट डेटा होगा, कंसिस्टेंट भी होगा और रिलायबल भी होगा कि आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। जैसे उसी टेबल के अंदर हमारे पास में रोल नंबर होगा। अब रोल नंबर नॉट नल तो हम छोड़ नहीं सकते। मतलब अगर सोचो कि किसी का डेटा तो स्टोर हो गया लेकिन उसका रोल नंबर एंटर ही नहीं हुआ, तो आप फेच कैसे करोगे डेटा को? तब भी रिलायबल नहीं होगा डेटा, ना कंसिस्टेंट होगा, है नहीं, एक्यूरेट भी नहीं होगा। तो इसलिए एक ऐसा रूल लगा दिया जाए जो कि आपके एट्रीब्यूट के अंदर नॉट नल की वैल्यू को एक्सेप्ट ही ना करे। मतलब आप नॉट नल नहीं छोड़ सकते किसी भी एट्रीब्यूट को। तो ऐसे रूल्स जो कि डेटाबेस के अंदर डेटा को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब उसमें मेंटेन क्या करेंगे? एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। बस उन्हीं रूल्स को, जो रूल्स हम लोग लगाते हैं, उन्हीं रूल्स को इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स कहते हैं। अब इसमें क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, आप की डिफाइन कर सकते हो। जितनी भी चीजें होंगी आप की डिफाइन कर सकते हो, या अनदर रूल्स भी लगा सकते हो। ये आप डिसाइड करोगे कि आपको डेटा किस तरीके का मिल रहा है और उसमें क्या-क्या रूल लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास में इंटीग्रिटी कांस्टेंट में एक्चुअल जो एसक्यूएल रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं और कंसेप्चुअल जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल रूल्स में आते हैं। एक्चुअल रूल्स का मतलब यह है कि ये आपके उस टेबल के अंदर मेंटेन होंगे। ये आप जब सिंटेक्स लिखोगे, कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे या कोई क्वेरी लिखोगे या जब आप टेबल बनाओगे, तो इन सभी चीजों का इंप्लीमेंट आप कर सकते हो, इन रूल्स का इंप्लीमेंट आप कर सकते हो। और कंसेप्चुअल, ये कॉन्सेप्चुअल में आप उनको अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ समझने के लिए होता है, ठीक है। तो एक्चुअल एसक्यूएल रूल्स में इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें हैं? चेक है, नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है और डिफॉल्ट है। इन सभी रूल्स का इस्तेमाल, अब ये रूल्स असल में है क्या, समझिएगा इस चीज को। जब भी कभी आप कोई टेबल जनरेट कर रहे हैं और वहां पे आपने प्राइमरी की जनरेट कर दी, तो आप एक रूल लगा रहे हो, आप एक कंडीशन लगा रहे हो कि प्राइमरी की यहां पे रहेगा, मींस नॉट नल का डेटा नहीं रहेगा और हर डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। इस तरीके का अगर कोई डेटा आप रूल लगाते हो टेबल को जनरेट करते हुए, उसके ऊपर कुछ ये इंप्लीमेंट करते हो कोई भी किसी भी रूल को, तो फिर वो क्या होता है? एक्चुअल एसक्यूएल, ये एसक्यूएल रूल्स होते हैं जो कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स के अंदर आते हैं। चलिए अब कॉन्सेप्चुअल रूल्स क्या क्या होते हैं? कॉन्सेप्चुअल यानी थ्योरेटिकल जो रूल्स होते हैं उसमें डोमेन कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, रेफरेंशियल और की कॉन्स्टेंट्स।
ये हमारे 4 टाइप्स के कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कैसे? आगे बढ़िए और देखिए। डोमेन कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कि ये सीधा एट्रीब्यूट, इसका मतलब डोमेन कॉन्स्टेंट्स का सीधा जो मतलब होता है वो आपके एट्रीब्यूट से होता है। मतलब एट्रीब्यूट का जो आप लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हो कि ये डेटा किस तरीके का डेटा आएगा, किसी भी एंटिटी के अंदर जब आप किसी भी एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हो तो उसके अंदर आप डेटा टाइप मेंशन करते हो किस तरीके का डेटा वहां पे आएगा। देन मींस वो एक रूल लगा रहे हो आप कि डेटा स्ट्रिंग ही आएगा या फिर डेटा इंटीजर ही आएगा या फिर डेटा फ्लोट ही आएगा या बुलियन ही आएगा। तो ये जो रूल आप लगा रहे हो कि किस तरीके का डेटा आ रहा है, ये डोमेन कॉन्स्टेंट्स के अंदर आता है। ये सीधा डोमेन कॉन्स्टेंट्स से रिलेटेड होता है। मतलब एट्रीब्यूट्स के जो रूल्स होते हैं वो सीधा डोमेन ये कॉन्स्टेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो सेकेंड कॉन्स्टेंट्स होगा वो है एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। अब एंटिटी इंटीग्रिटी ये कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? ये जो रूल होता है ये बताता है कि टेबल में जो हर एक रॉ है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होना चाहिए। मतलब जब आप किसी भी एंटिटी के अंदर एक किसी ना किसी एक एट्रीब्यूट को इस तरीके से आप डिफाइन कर देते हो कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए तो वो एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के अंदर आता है। अब ये होगा कैसे? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग प्राइमरी की जनरेट कर देंगे। क्या जनरेट कर देंगे? प्राइमरी की जनरेट कर देंगे। मतलब अगर एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स की बात की जाए तो ये सीधा रिलेटेड होता है हमारे प्राइमरी की से। अगर एंटिटी आप चाहते हैं कि एंटिटी जो है वो उसका जो डेटा है वो एक्यूरेट या फिर कॉन्स्टेंट्स माना जाए तो फिर उसकी टेबल के अंदर मिनिमम 1 एट्रीब्यूट को हम लोग प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? ये सीधा रिलेटेड होता है आपके फॉरेन की से। मतलब किस टेबल से रेफरेंस लिया जा रहा है और ये किस टेबल का रेफरेंस है। तो इस चीज के लिए हम लोग फॉरेन की जनरेट करते हैं जिससे कि डेटा डुप्लीकेट नहीं होता है और जो डेटा होता है वो दोनों टेबल्स के रिलेशंस को इस्टेब्लिश कर पाता है। वो दोनों टेबल्स के रिलेशंस को मेंटेन करके रखता है, मैनेज करके रखता है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी टेबल के अंदर फॉरेन की जनरेट करते हैं, किसी भी एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाते हैं तो वो सीधा रिलेट करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट से। ठीक है, अब अगर आपका टेबल यानी जो आपकी एंटिटी है वो किसी टेबल से रिलेटेड है तो फिर वहां पे एक फॉरेन की रखना मैंडेटरी है। आप एक फॉरेन की रखोगे ही रखोगे और यही जो रूल होगा कि फॉरेन की होना चाहिए, यही है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे की कॉन्स्टेंट्स। तो की कॉन्स्टेंट्स को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि की क्या है। आप हमने बात की प्राइमरी की, हमने बात की फॉरेन की, या फिर हमने बात की ये यूनिक की, बट की है क्या? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग की कॉन्स्टेंट्स को जानने से पहले हम लोग समझ लेंगे कि की क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज अ की? A key is a column or a set of columns used to uniquely identify a row in a table। मतलब की क्या होता है? ये होता है एक कॉलम या एक से अधिक कॉलम के अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए? रॉ के आइडेंटिफिकेशन के लिए। मतलब हर एक टेबल के अंदर अगर कोई ऐसा रूल लगाया गया है जो कि हर एक रॉ को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है तो वो जो रूल होगा वो एक की कहलाएगा। समझ गए ना? मतलब एक की क्या होता है? कॉलम के अंदर उपस्थित जितने भी रॉ हैं उन रॉ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हम लोग की तब जनरेट करते हैं जब किसी भी टेबल के अंदर हम लोग उसके अंदर उपस्थित टेबल के अंदर उपस्थित जितने भी रॉ हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, तब हम लोग की जनरेट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब जान लेते हैं कि की कॉन्स्टेंट्स क्या होता है फिर। तो अब जब हमारी समझ में ये आ गया कि की क्या होता है तो की क्या कॉन्स्टेंट्स हमारी समझ में आ जाएगा। की कॉन्स्टेंट्स ये सुनिश्चित करता है कि एक टेबल में एक या एक से अधिक कॉलम का उपयोग करके हर रिकॉर्ड को यूनिक रूप से पहचाना जा सके।
मतलब की कांस्टेंट सीधा की से ही रिलेटेड है, समझ गए ना। की कांस्टेंट्स हमारे पास में किससे रिलेटेड है, की से ही रिलेटेड है। टेबल के अंदर की होना चाहिए, अगर की एग्जिस्ट करता है तो फिर वो वहां पे की कांस्टेंट्स अवेलेबल होगा, फिर वो चाहे फॉरेन की हो, प्राइमरी की हो, यूनिक की हो, कंपोजिट की हो, कोई भी की हो, बस की होना चाहिए। की कांस्टेंट्स का मतलब हर एक टेबल के अंदर एक ना एक एट्रीब्यूट एक की होना चाहिए, समझ गए ना। चलिए फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है इन द टेबल मिनिमम वन एट्रीब्यूट और फॉरेन की, तो इसका मतलब यह है यहाँ पे सिर्फ फॉरेन की ही नहीं, कोई भी की चलेगा। प्राइमरी की जनरेट कर दो, यूनिक की जनरेट कर दो, ठीक है, ये फॉरेन की नहीं, ये सिर्फ फॉरेन की ही नहीं होगा, कोई भी की होगा। प्राइमरी की भी यूज कर सकते हो आप लोग, फॉरेन की भी यूज कर सकते हो, यूनिक की भी यूज कर सकते हो, कंपोजिट की भी यूज कर सकते हो, कोई भी की यूज करो, बस की होना चाहिए एट्रीब्यूट के अंदर। किसी भी एंटिटी के अंदर एक एट्रीब्यूट की होना चाहिए, तो वो की कॉन्स्टेंट्स के रूल को फॉलो करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग अब जानेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल अब देखिए यहीं से हमारा जो डेटाबेस होता है, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, वो स्टार्ट होगा, और हम लोग अब इसको थोड़ा और अच्छे से जानेंगे, और यहाँ पे हम लोग यहीं से हमारा जो मेन डेटाबेस है वो स्टार्टअप किया जाएगा। मतलब अब तक हम लोगों ने देखा उसी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस का यूज करके हम लोगों ने देखा था कि बाकी ये जो भी इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, इंसर्ट हो गया, या फिर हमारे पास में डेटा को किसी भी स्ट्रक्चर को जनरेट करना हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोगों ने पहले देख ली ऊपर ऊपर से, ठीक है। बट अब हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। एसक्यूएल के पास अपनी कितनी लैंग्वेजेस होती हैं जिसके जिसकी मदद से वो काम करता है, क्या क्या काम करता है, कौन सी लैंग्वेज, जो डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस हैं वो कौन सा लैंग्वेज किस काम के लिए होता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसक्यूएल का जो फुल नेम होता है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं एसक्यूएल इज अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। अब डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज का मतलब होता है जो किसी एक ही काम के लिए बनाया गया हो। मतलब ये कि जैसे पाइथन है, तो पाइथन हम क्या करते हैं, पाइथन से हम एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, वेबसाइट भी बना, मतलब मल्टीपर्पज काम हम कर सकते हैं उससे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पीएचपी, तो उससे भी हम लोग मल्टीपर्पज काम कर सकते हैं। जावा देख सकते हैं हम, एप्लीकेशन कोई भी अलग अलग तरीके के यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट एसक्यूएल ऐसा नहीं है। एसक्यूएल इज अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, मतलब ये जो एसक्यूएल यूज किया जाएगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के लिए ही यूज किया जाएगा। डेटाबेस के अलावा आप किसी चीज में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो बस इसी का मतलब होता है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। डिक्लेरेटिव जैसे ही समझ में आ जाएगा, बस ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो डिक्लेरेटिव का मतलब ये होता है कि ये डिफाइन करना कि क्या करना है और कैसे करना है। मतलब एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर आपको हर एक लैंग्वेज, हर एक स्क्रिप्ट के अंदर, या हर एक आप बोलिए क्वेरी के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर, आपको ये डिफाइन करना होता है कि आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। ये दोनों चीजें आप डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, और जब आप डिक्लेयर करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब क्या चाहिए और कैसे चाहिए ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इसको डिक्लेरेटिव लैंग्वेज बोला गया है। एसक्यूएल इज ए डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। जैसे इसका एक अगर एग्जाम्पल हम लोग समझें, तो अगर किसी को आपको रास्ता बताना हो तो क्या बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि आपको करना क्या है। जैसे पहले दाएं जाओ, फिर उसके बाद में ये पहले 200 मीटर आगे जाओ, फिर उसके बाद में दाएं मुड़ो, और फिर उसके बाद बाएं मुड़ो, और तीसरी दुकान के ऊपर जो है वो आपका शॉप मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं ना, डिक्लेयर किया जा रहा है कि आपको सबसे पहले 200 मीटर ही जाना ही है, फिर उसके बाद में आपको दाएं मुड़ना ही है। समझ रहे हैं ना। अगर आपको अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने टारगेट तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको 200 मीटर आगे जाना होगा, फिर उसके बाद में आपको दाएं मुड़ना होगा, फिर उसके बाद बाएं मुड़ना होगा, देन फिर उसके बाद में दुकान के ऊपर जाना पड़ेगा।
समझ रहे हैं ना, इसका मतलब डिक्लेयर किया जा रहा है। तो अगर आप बता रहे हो इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, एसक्यूएल में डिक्लेरेटिव होता है कि क्या चाहिए आपको और कैसे चाहिए, वो ये दोनों चीजें वहां पे डिक्लेयर की जाती हैं, आपके स्टेटमेंट्स में डिक्लेयर होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो लैंग्वेज होता है एसक्यूएल, ये कितने लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता है और कौन सी लैंग्वेज किस काम में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में एसक्यूएल के पास में 5 टाइप्स के लैंग्वेजेस होते हैं, जो कि डीडीएल, डीएमएल, बीसीएल और टीसीएल, डीक्यूएल। ये इतने 5 टाइप्स के लैंग्वेजेस होते हैं जो कि मिलके एक डेटाबेस को जनरेट करते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं और उस डेटा को मॉडिफाई करते हैं, उनका एक्सेस देते हैं। मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं और उनका अलग अलग काम होता है। समझ गए ना, किस तरीके से काम होता है, क्या काम होता है, उसको हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो टाइप्स है हमारे पास में, तो एसक्यूएल कमांड्स की अगर हम बात करें, उन्हीं में हमारे ये 5 टाइप्स के लैंग्वेजेस आते हैं, जिसमें सबसे पहले डीडीएल, फिर उसके बाद डीएमएल, फिर डीक्यूएल और फिर उसके बाद में हमारे पास में डीसीएल। यहाँ पे डीसीएल छूट गया है, यहाँ पे नोट कर लेना, ये जो 4th नंबर है डीसीएल है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। और फिर उसके बाद में डीटीएल यानी कि डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज, ये आप लिख लीजिएगा, जो यहाँ पे डीक्यूएल के बाद में यहाँ डीसीएल और डीटीएल यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल और डीटीएल असल में होता क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। डीडीएल में ये कीवर्ड आप यहाँ पे यूज करिए कि कौन सा जो कीवर्ड होता है वो किस लैंग्वेज का है। बाकी कैसे काम करता है, क्या चीजें हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। तो डीडीएल के पास में जो की है, हमारे पास में जो कीवर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, प्री डिफाइंड वर्ड जो भी होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्रिएट है, एल्टर है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है, रीनेम है। अच्छा, एक वर्ड हमने यूज किया कि कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कीवर्ड का मतलब होता है प्री डिफाइंड वर्ड। मतलब किसी भी काम को करने के लिए अगर किसी भी वर्ड को डिफाइन मतलब प्री डिफाइन कर दिया गया हो, किसी भी काम को करने के लिए किसी एक वर्ड को प्री डिफाइन कर दिया गया हो, देन मीन्स वो जो वर्ड है वो एक कीवर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इन सब जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं वो किसी ना किसी वर्क को करने के लिए प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन किए गए हैं, इसीलिए इनको कीवर्ड हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया, ट्रंकेट हो गया, रीनेम हो गया। इनका इस्तेमाल हम लोग डीडीएल में करते हैं, क्यों करते हैं आगे देखेंगे। डीएमएल में हम बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। डीक्यूएल में डेटा क्वेरी लैंग्वेज में सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ज्वाइन, एलियास और वेयर फंक्शंस वगैरह वगैरह यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किया जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए, डीसीएल में ग्रांट एंड रिवोक यूज किया जाता है। उसी तरीके से डेटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज यानी डीटीएल में कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट्स देखे जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और डीडीएल को देखेंगे, फिर डीएमएल को देखेंगे, डीक्यूएल और डीसीएल, डीटीएल सभी को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डीडीएल क्या है। डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज अगर इसको बोलते हैं तो फिर डेटा डेफिनेशन का मतलब क्या है और डीडीएल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किस पर्पज के लिए जाता है, किस पर्पज के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसका क्या नाम है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब डिफाइन करना है किस चीज को, स्ट्रक्चर को। मतलब डिफाइंस एंड मॉडिफाइड the structure of database objects like tables and indexes, these commands, auto commit वगैरह यहाँ पे देखे जाते हैं। मतलब आप जो टेबल जनरेट कर रहे हो, तो ये जो टेबल जनरेट करने के लिए, यहाँ पे आप ये जो टेबल देख रहे हो ना, इस टेबल को जनरेट करने के लिए आप जिस जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, जिस जिस लैंग्वेज का मतलब क्या है, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ डीडीएल का। इस टेबल को जनरेट करने के लिए, इस एट्रीब्यूट को जनरेट करने के लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है और वो है डीडीएल। क्यों है, क्योंकि इसके हमारे पास में कीवर्ड उपस्थित है जो वो किस तरीके से चल काम करते हैं, क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है। और ये जो कीवर्ड है ये सिर्फ इस स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब सीरियल नंबर एट्रीब्यूट बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और वहां पे एट्रीब्यूट हम सीरियल नंबर मेंशन करते हैं, नेम मेंशन करते हैं, मोबाइल नंबर और एज मेंशन करते हैं, तभी तो ये स्ट्रक्चर जनरेट होता है।
मतलब अगर स्ट्रक्चर के ऊपर आप कोई भी काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को ऐड कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, ये डीडीएल के अंदर आती है, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आती है। अगर आपको एट्रीब्यूट ऐड करना है तो एल्टर होगा, अगर स्ट्रक्चर को खत्म करना है तो ड्रॉप यूज किया जाएगा, स्ट्रक्चर के अंदर उपस्थित डेटा को खत्म करना है तो ट्रंकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, है नहीं। मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर अगर काम किया जा रहा है देन मीन्स वो क्या है, डीडीएल लैंग्वेज है, यानी कि सॉरी डीडी लैंग्वेज है, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जब भाई हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल यूजर्स, मतलब यूजर्स नाम का एक टेबल जनरेट करना है। क्या करना है, जनरेट करना है, मतलब एक स्ट्रक्चर को बनाना है। उसके बाद में हम उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको मेंशन कर देते हैं। एट्रीब्यूट्स में हमने आईडी दे दिया और इसका डेटा टाइप मेंशन कर दिया है इंटीजर। अब देखिएगा आईडी यानी जो सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है इस जगह पे, ये आईडी होगा अभी। और फिर उसके बाद में नेम, और नेम का जो डेटा टाइप दे दिया गया वो वायरकैर दे दिया गया, और उसकी जो लेंथ है वो हमने 50 दे दी। समझ गए ना। मतलब कि अगर स्ट्रक्चर को हम लोग जनरेट करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं या फिर स्ट्रक्चर को अल्टर करते हैं या स्ट्रक्चर खत्म करते हैं या स्ट्रक्चर के अंदर उपस्थित डेटा को खत्म करते हैं, कंप्लीट डेटा को खत्म करते हैं, ठीक है, तो वो किस लैंग्वेज के अंदर आता है, डीडीएल के अंदर आता है, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, चलिए, डीएमएल। अब डीएमएल का मतलब क्या होता है, डीएमएल का मतलब होता है हैंडल्स द डेटा within those structures it's used to add, update और remove data। मतलब जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है उसके अंदर, मतलब ये स्ट्रक्चर पहले बन गया, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोगों ने डीडीएल का इस्तेमाल कर लिया। फिर उसके बाद में इस टेबल के अंदर अब हमको डेटा ऐड करना है या अपडेट करना है या रिमूव करना है, तो हम किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, डीएमएल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब अब डीडीएल से स्ट्रक्चर जनरेट हो गया, इसके अंदर डेटा के ऊपर अगर कोई काम करना है तो हम लोग डीएमएल का इस्तेमाल करेंगे। डीएमएल में क्या की कमांड्स होंगे, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, है नहीं है। इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके हम लोग उस डेटा के ऊपर काम करेंगे। समझ गए। चलिए, फिर उसके बाद में एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं तो इंसर्ट इनटू यूजर्स, आईडी हो गया और उसके बाद में उसकी वैल्यूज, आईडी और नेम, ये हमारे पास में जो उस टेबल के अंदर उपस्थित एट्रीब्यूट थे उनको मेंशन कर लिया, फिर उसके बाद में वैल्यूज मेंशन करके आईडी दे दिया और उसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में। अब ये किस, ये जो क्वेरी है, ये कंप्लीट क्वेरी किस लैंग्वेज के अंदर आई, डीएमएल के अंदर आई। क्यों डीएमएल के अंदर आई, क्योंकि ये वैल्यू के ऊपर काम कर रही है, रॉ के ऊपर काम कर रही है, ना कि स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है। स्ट्रक्चर के ऊपर अगर काम करेगा कोई भी सिंटेक्स हम लिखते हैं तो वो क्या होगा, डीडीएल होगा, लेकिन अगर वैल्यू के ऊपर काम कर रही है तो फिर डीएमएल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब डेटा क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, डेडिकेटेड टू क्वेरिंग और रिट्राइविंग डेटा, इट्स ऑफ्टन कंसिडर्ड पार्ट ऑफ डीएमएल। मतलब डीएमएल जो होता है वो ऑलरेडी, सॉरी, डीक्यूएल क्या होता है, डीएमएल से मिलके बनता है। समझ गए ना। और ये काम करता है आपके टेबल के अंदर उपस्थित उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए, फेच करने के लिए, समझ गए ना, या फिर उसके ऊपर काम करने के लिए, कोई भी परफॉर्मेंस करना है। मतलब डेटा को अपडेट नहीं करना है, डेटा को डिलीट नहीं करना है, समझ गए ना, उसके ऊपर काम करना है। काम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर रहे, मैनिपुलेट नहीं कर रहे, सिर्फ उस डेटा को फेच कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में हम लोग उस डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं। देन मीन्स ऐसे ही क्वेरी अगर हम लोग यूज करते हैं तो फिर वो डीक्यूएल के अंदर आता है। ऐसे स्टेटमेंट्स को डीक्यूएल के अंदर बोला जाता है। इसमें क्या क्या आता है, सिलेक्ट हो गया, ऑर्डर्ड बाई हो गया, ग्रुप बाई हो गया, ज्वाइन हो गया, एलियास हो गया, वेयर हो गया, फंक्शंस वगैरह, ये सभी हमारे डीक्यूएल के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसा एग्जांपल के रूप में आप देख लीजिए यहाँ पे, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इक्वल टू पांडे। ठीक है, मतलब जिसका नेम पांडे है किस टेबल के अंदर, यूजर्स टेबल के अंदर, उसकी सभी डिटेल्स को आप सिलेक्ट कर लो, या आपको आउटपुट दे देगा। समझ गए ना। तो ये बात, हम इस क्वेरी से क्या कर रहे हैं, हम डेटा को फेच करवा रहे हैं, डेटा मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। अगर डेटा के ऊपर डेटा को हम बदल रहे होते तो वो डीएमएल के अंदर आता, लेकिन डेटा हम बदल नहीं रहे हैं, आप सिर्फ डेटा को प्राप्त कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं, तो फिर वो किस में आएगा, वो डीक्यूएल के अंदर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डीसीएल का मतलब क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब देखिए, जो टेबल आपने बनाई हुई है उसके ऊपर कंट्रोल करना, किस यूजर के पास में उसका एक्सेस जाना है, किस चीज के लिए जाना है, इन सभी चीजों को अगर आप एक्सेस करते हो देन मीन्स वो डीसीएल लैंग्वेज के अंदर आता है।
मैनेज परमिशंस एंड एक्सेस राइट्स टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो डेटाबेस के अंदर उपस्थित ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो एंटिटी है उस एंटिटी के ऊपर एक्सेस और राइट्स का परमिशन देने के लिए या फिर रिवोक करने के लिए हम लोग डीसीएल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे यूजर 1 है, उसके पास में रूट नाम का यूजर 1 है, जिसका ये यूजर नेम क्या है, रूट है, और डेटाबेस नेम है हावड़ा, और उसके अंदर उपस्थित एक एंटिटी है यानी टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, ये वाली। अब हम चाहते हैं कि इस टेबल का एक्सेस, मतलब इस टेबल के ऊपर ये जो टेबल हमारे पास दी हुई है, इस टेबल का एक्सेस यूजर 2 कर पाए। यहाँ पे यूजर 1 लिखा हुआ है लेकिन ये यूजर 2 होगा। ठीक है, यूजर 2 कर पाए। ठीक है, इसका इसका यूजर नेम क्या है, यूजर 2 का यूजर नेम है पांडे। ठीक है, अब अगर ये पांडे कर रहा है, हम को इस टेबल का एक्सेस ये जो सेकंड यूजर है पांडे को देना होगा, तो इसके लिए जिस भी स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम करेंगे वो स्टेटमेंट्स डीसीएल के अंदर आएगा। ठीक है, और ये किससे स्टार्ट होते हैं, ग्रांट एंड रिवोक से। समझ गए ना किस तरीके से? चलो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया ग्रांट सेलेक्ट ऑन यूजर्स टू जॉन लिखा हुआ है, यहाँ पे टेबल नेम स्टूडेंट है तो यहाँ जॉन नहीं होगा, ये स्टूडेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख के और स्टूडेंट हम मेंशन कर देंगे, बस वो उसका एक्सेस दे देगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से अगर हम एक यूजर से दूसरे यूजर को परमिशन ग्रांट कर रहे हैं या रिवोक कर रहे हैं, तो जो जिस स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे वो डीसीएल के अंदर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में डीटीएल, डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मैनेजेस ट्रांजेक्शंस टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी अलाउइंग यू टू ग्रुप ऑपरेशंस टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है कि डीटीएल जो होता है लैंग्वेज, ये देखता है कि जो भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं उसको रिट्राइव करना है नहीं करना है, उस ऑपरेशंस के ऊपर अगर हमको कोई और अनदर मतलब रिवोक वगैरह करना है, वापस करना है उस ट्रांजेक्शंस को, तो उस ट्रांजेक्शन को, यानी ट्रांजेक्शन का मतलब किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप एग्जीक्यूट कर देते हैं देन मीन्स वो एक ट्रांजेक्शन कहलाता है। कैसे कहलाता है या क्या होता है वो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना समझो कि यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया होगा तब इंसर्ट का कमांड हमने चलाया होगा। अब हम चाहते हैं कि उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद में हम उसको वापस रिवोक कर दें, या रिवोक बोल रहे हैं, वापस रिटर्न कर दें उस ट्रांजेक्शन को या उस स्टेटमेंट को। वो काम होना ही नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, डीटीएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब डीटीएल स्टेटमेंट में कौन कौन से हमारे पास में की कमांड्स होते हैं, कमिट होता है, रोल बैक होता है और सेव पॉइंट होता है। कमिट का इस्तेमाल करते हैं कि जो स्टेटमेंट हो चुका है उसको कमिट कर दिया जाए, मतलब सेव कर दिया जाए। जैसे आप लोग कोई एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में कोई भी काम करते हो तो उसको सेव करते हो ना, सेम वैसे ही अगर आप कमिट कर देते हो देन मीन्स वो जो ट्रांजेक्शन है वो सेव हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, उसको सेव कर दिया गया। रोल बैक का मतलब है कमिट करने से पहले रोल बैक अगर आपने कर दिया तो जो स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट की हुई है वो रिटर्न हो जाएगी। सेव पॉइंट होता है जब हम कई सारे ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें मान के चलिए हमारे पास में 10 ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट किए और हम चाहते हैं 5 ट्रांजेक्शन के बाद में 5 ट्रांजेक्शन के बाद के जितने ट्रांजेक्शन हैं वो रोल बैक हो जाए और बाकी 5 ट्रांजेक्शन वैसे बने रहें। तो हम क्या करते हैं, सेव पॉइंट फिक्स करते हैं, उसी सेव पॉइंट को हम पकड़ के और रोल बैक करवा देते हैं। समझ गए ना कि किस तरीके से करवाते हैं, कैसे काम करता है, ये हम लोग प्रैक्टिकल में देख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे कमिट दिया हुआ है। कमिट अगर आप लोग मेंशन कर देते हो तो ये सभी चेंजेस को सेव कर देता है। ठीक है, और जो करंट ट्रांजेक्शन होता है उसको सेव कर देता है और आपके डेटाबेस को एलोकेट कर देता है उस वैल्यू को। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे पास में जो एसक्यूएल लैंग्वेजेस ये हैं, जितने भी टाइप्स के हैं उन सबका एक चार्ट दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, काफी अच्छा चार्ट बनाया है तो इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो भी चीजें हम लोगों ने देखी है ना एसक्यूएल के जितने भी हमारे पास में ये लैंग्वेजेस हैं, इन सब का हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे और ये कैसे काम करते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 सभी प्रैक्टिकल्स को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।